अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 ब्लड से। तो जो हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के चैप्टर जितने पढ़े तो उसमें ये लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें भी और कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगा। अब क्या है कि इसके जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि कुछ सेल्स होते हैं और कुछ सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। सेल्स जो होते हैं वो 45% बनाते हैं और मैट्रिक्स जो है वो 55% बनाता है। तो पहले आ जाते हैं इसके मैट्रिक्स में, यानी प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या है हमारे पास? प्लाज्मा जो होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के देखें तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं वाटर और सोल्यूट। तो जो प्लाज्मा होता है वो येलोइश और होमोजेनस फ्लूइड होता है। ऐसे वाटर जो होता है वो 90% होता है और जो सोल्यूट होता है वो 10%। इस 10% में भी जो 80% सोल्यूट होता है वो प्रोटीन से बना होता है, जबकि बाकी 20% जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और डिजॉल्व्ड गैसेस से बना होता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है। फिर आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास RBCs हैं और क्या कहते हैं WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये जो है सेल फ्रेगमेंट्स हैं, और जिन सेल से ये फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं तो वो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। और RBCs को एरिथ्रोसाइट्स और WBCs को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। फिर आ जाती है बात स्टेनिंग की। तो स्टेन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि जिम्सा स्टेन होता है, लीशमैन स्टेन होता है, रोमनवस्कीज और राइट स्टेन। तो राइट स्टेन जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ये होते हैं, ये इसमें मिक्सचर होता है डिफरेंट डाइज का। तो हमारे पास एक मिथाइलिन ब्लू है जो बेसिक डाई है, एक एओसिन है एसिडिक डाई, और एजूर्स है जो कि ऑल्सो वो भी हमारे पास बेसिक डाइज होते हैं। तो इसकी जो स्टेनिंग होती है ना, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास बेसोफिलिया, कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स के वो बेसोफिलिया होते हैं जो मिथाइलिन ब्लू स्टेन लेते हैं। कुछ जिनको एफिनिटी होती है एओसिन के लिए, तो वो एसिडोफिलिया कहलाते हैं। और कुछ एजूरोफिलिया होते हैं जो कि एजूर डाई लेते हैं, और वो जो होते हैं लाइट ब्लू कलर के होते हैं। और जो हमारे पास एक न्यूट्रल डाई का कॉम्प्लेक्स होता है कि कम्बिनेशन से जो बनता है एसिडिक और बेसिक डाई से, तो ऐसे स्टेन जो लेते हैं वो न्यूट्रोफिलिया कहलाते हैं। और इनका जो कलर आता है स्टेन पे तो पेल पिंकिश कलर होता है, या पर्पल कलर इसको बोल सकते हैं। तो आगे इन सब के जो है मॉर्फोलॉजी और फंक्शंस एक्सप्लेन किए गए हैं, और फिर इनका जो डेवलपमेंट होती है एलिमेंट्स की, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहला जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में वो एरिथ्रोसाइट्स है, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव कैसे होता है ये देखें, ये बाइकनकेव है, साइडों से मोटा है और बीच में ऐसे पतला है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें और भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो भी नहीं होता है। तो इसकी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करता होता है। इस रेड ब्लड सेल का डायमीटर 7.5 माइक्रोमीटर होता है और नॉर्मल कैपिलरी का 7 माइक्रोमीटर होता है। तो रेड ब्लड सेल को स्क्वीज़ होकर 1 बाय 1 जाना पड़ता है। और ये देखें, ये जो थिकनेस है RBCs की वो पेरिफेरीज पे 2.6 माइक्रोमीटर और बीच में थिन होता है 0.8 माइक्रोमीटर। और हमारे पास RBC के साइटोप्लाज्म में एक गैस ट्रांसपोर्टेड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो वो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। जो बाइकन की शेप होती है एरिथ्रोसाइट्स का, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेट सरफेस के मुकाबले में बाइकनकेव का। तो इससे क्या होता है कि गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो आराम से हो सकता है। दूसरा ये कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, उनके ऐसे इनकी बॉडी में ऐसे इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो ईजिली डिस्टॉर्ट हो सकती है, और ये कैपिलरी से ईजिली पे मूव कर सकते हैं, जो कि इनसे थोड़ी सी पतली होती है, तो 1 बाय 1 जाते होते हैं। जो RBCs का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत स्पेशलाइज होता है। उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड
सर्कुलेट करता है थ्रू द आरबीसी। दूसरा ये कि वो प्रिवेंट करता है कि एक आरबीसी दूसरे आरबीसी के साथ जो हो वो एडहिस हो जाए, या एंडोथेलियम से भी उसको प्रिवेंट करता है कि एडहिशन उसकी हो एरिथ्रोसाइट की। तीसरा ये कि उस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है जिस वजह से फिर ब्लड ग्रुपिंग हम कर सकते होते हैं। दूसरा फिर बताया कि एरिथ्रोसाइट जो होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बताई गई है जो कि है 120 डेज़, और बताया गया है कि एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उसके बाद फिर जो लिवर और स्प्लीन होते हैं ना, इसको फेगोसिटिक ऑर्गन्स भी बोलते होते हैं ना, यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है कि ये डिग्रेड हो जाता है। और ये जो आरबीसी काउंट मेंटेन करने के लिए जो आरबीसी न्यू आरबीसी की प्रोडक्शन होती है उसकी रेट है कि 2 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड। इसके अलावा बताया गया है कि जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है वो ऑन एवरेज जो है 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं, और ये मेल और फीमेल में वेरी करता होता है। और फिर आ जाता है एक कॉन्सेप्ट हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट होता है कि अगर हम जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय एरिथ्रोसाइट्स ना, तो इसको हेमाटोक्रिट बोलते हैं, जो कि है हमारे पास 45%, मतलब कि 45% ऑफ द ब्लड जो है वो आरबीसी से बना हुआ है। और ये कि जो अगर ये आरबीसी ये हेमाटोक्रिट लो हो तो मतलब एनीमिया है बंदे को। आगे बताया गया है कि अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होता है उसमें हम स्पेशल डाई लगाए क्रिसाइल ब्लू, तो हमारे पास कुछ ब्लूइश रेटिकुलम या स्मॉल ब्लूइश ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे कुछ एरिथ्रोसाइट्स में। तो ऐसे जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिनको रेटिकुलोसाइट्स बोलते होते हैं, और ये जब ब्लड में एंटर हो जाते हैं तो ये विदिन 24 आवर्स जो होते हैं मेच्योर होकर अपना ये जो ये जो ब्लू कलर का बेसोफिलिया ये ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, और ये भी बताया गया है कि हम क्लिनिकल इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि रेटिकुलोसाइट काउंट से हम वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन क्या है, कि हायर रेटिकुलोसाइट काउंट होगा इसका मतलब है कि इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है। फिर एक बॉक्स में एनीमिया के बारे में बताया गया है कि एनीमिया क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स में, या तो दोनों कि काउंट भी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम हो जाए। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। दूसरा बात इसका बताइए कि इसकी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, तो जो होता है 3 मेन सिम्टम्स। एक स्किन पेलर, की स्किन ऐसे पेल नज़र आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड और वीक, मतलब फटीग। अच्छा, आरबीसीज हो गए। अब डब्ल्यूबीसीज जिनको ल्यूकोसाइट भी बोलते होते हैं। ल्यूकोसाइट का जो काउंट होता है आरबीसीज का कितना था, 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं 4000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है डिफेंस अगेंस्ट एनीथिंग लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फॉरेन प्रोटीन्स। डब्ल्यूबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें एक एमेबॉइड मूवमेंट की एक पोटेंशियल होती है, तो इसमें एचबी भी नहीं होता, हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, और ये इसका ब्लड सर्कुलेशन में ये सिर्फ इतना ही काम करता है कि ट्रैवल करता होता है। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और इनकी डेस्टिनेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे ये फिर फॉरेन बॉडीज़ के साथ फाइट करते हैं। ब्लड के थ्रू ये सिर्फ सर्कुलेट होते हैं टू देयर डेस्टिनेशन। फिर काउंट बता दिया गया और कहा कि अगर ज़्यादा हो अपने इस मैक्सिमम नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं ऐसी कंडीशन को, और अगर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट्स हो तो इसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। फिर बताया गया है कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के मेन ग्रुप्स हैं इसके, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट्स में जो होते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इसके अलावा इन दोनों में जो होते हैं ऐसे एज़िरोफिलिया ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइसोसोम्स ऑफ दिस सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें लाइसोसोम्स का होना ज़रूरी भी है क्योंकि इनका जो काम होता है वो फेगोसाइटोसिस या डिफेंस का ही होता है मोस्टली। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो आगे फिर डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग रिएक्शन 3 टाइप्स में, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक, तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये मोस्ट न्यूमरस डब्ल्यूबीसीज है, और ये डब्ल्यूबीसीज का 40 to 75% बनाता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 9 to 12 माइक्रोमीटर होता है,
और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वो होते हैं ऐसे 3 to 5 लोब की शक्ल में, और ये मल्टी लोब न्यूक्लियस जो होता है यू शेप या एस शेप की शक्ल में होता है। और दूसरा ये ना कि जो हमारे पास फीमेल में इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको बार बॉडीज़ कहा जाता है, वो भी इसी लोब के ऊपर जो होती हैं लगी होती हैं ऐसे ड्रम स्टिक की शेप में। और वो जो होती हैं लेकिन वो ज़्यादातर नज़र नहीं आती, वो सिर्फ 3% ऑफ द न्यूट्रोफिल्स में नज़र आती है। फिर इसके बाद बात की गई है कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि ग्रेन्यूलोसाइट्स है ना, तो वो कौन से टाइप्स के होते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक होते हैं एज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, सेकंड स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स और थर्ड टर्शियरी ग्रेन्यूल्स। तो जो एज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स है हम पहले भी बात कर चुके थे कि वो रिप्रेजेंट करती हैं लाइसोसोम्स को। ये वाले ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं, और ये जब राइट स्टेन देते हैं तो ये रेडिश पर्पल कलर देते हैं। ये इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें माइलोपेरोक्सीडेज होता है, ऐसे जो लाइसोसोम्स होते हैं एसिड हाइड्रोक्सिलेज होता है, और ये हेल्प करते हैं न्यूट्रोफिल्स की ताकि ये डाइजेस्ट करें जो उन्होंने बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज किया होता है। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। इनको जब राइट स्टेनिंग में करो तो ये ऐसे फेंट पिंकिश कलर देते हैं। इनका डायमीटर जो होता है एज़ूरोफिलिक से कम होता है, 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और ये मोस्ट अबंडेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इसमें जो होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्रेन्यूल्स में, और ऐसे एजेंट्स फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे न्यूट्रोफिल्स की हेल्प होती है इन किलिंग बैक्टीरिया। इसमें जो एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो हैं कोलेजिनेज टाइप 4, फॉस्फोलाइपेज, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और ये क्या करते हैं कि इसके अलावा जो वो होते हैं कीमोकाइंस और जो साइटोकाइंस होते हैं ना, एट द साइट ऑफ एन इंजरी और इन्फेक्शन द एक्टिविटी न्यूट्रोफिल्स आल्सो सीक्रेट कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस व्हिच अट्रैक्ट अदर ल्यूकोसाइट्स। और क्या करते हैं, एंड आल्सो डायरेक्ट द ल्यूकोसाइट एंड लोकल टिश्यू सेल्स टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज टिश्यू टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। फिर टर्शियरी ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं जेलाटिनेज और कोलेजिनेज, और इनका काम ऐसा होता है ना कि जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है ना कनेक्टिव टिश्यू का, जो इनकी डेस्टिनेशन होती है न्यूट्रोफिल्स की, वहाँ जाके वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करते हैं ताकि फिर जो न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन होती है और मूवमेंट होती है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया और स्मॉल गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, सम वेसिकल्स ऑफ SER होते हैं, और फ्यू राइबोसोम्स भी होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। तो इनका फंक्शन जो होता है ये एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते होते हैं। ऐसा होता है कि जो साइट ऑफ इंजरी होती है वहाँ पे C5a ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक कंपोनेंट है, और साइटोकाइन ल्यूकोट्राइन B4 ये जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं फिर वहाँ पे अपना एक्शन करते हैं। 30 मिनट्स में अपने एक्शन की जगह पे पहुँच जाते हैं। क्या होता है, एट द साइट ऑफ इंजरी जो होते हैं पेरीवेस्कुलर मास्ट सेल्स हेपेरिन और हिस्टामिन जो होते हैं वो भी सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये वहाँ से इंटरसेलुलर गैप्स के थ्रू निकल आ जाते हैं। और फिर जब ये कनेक्टिव टिश्यू में पहुँच जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को फिर इनगल्फ करते हैं, और इनका फेगोसिटिक एक्टिविटी फिर एक्टिवेट हो जाती है। जो फेगोसाइटोज बैक्टीरिया होते हैं ना, उन पर पहले स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल के वो एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो एज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें माइलोपेरोक्सीडेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स भी मरते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो वहाँ पे एक विस्कस येलोइश फ्लूइड बनता है जिसमें डेड ल्यूकोसाइट्स, डेड बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रिस और टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको पस कहा जाता है। अच्छा, फिर है इसिनोफिल्स। तो ये जो है ये न्यूट्रोफिल से थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में। न्यूट्रोफिल्स जो थे 9 to 12 माइक्रोमीटर थे, ये 10 to 14 माइक्रोमीटर है, और ये जो होते हैं थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स 40 to 70%, तो इसिनोफिल्स 1 to 3% प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये WBC के कंपोजिशन में इसका 1 to 3% होता है। और ये जो होते हैं ये, लेकिन ये जो डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी और अपर यूरिनरी लोअर यूरिनरी ट्रैक है ना, वहाँ पे ये थोड़े अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं।
और अगर कहीं पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है जैसे इन लंग टिश्यू एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और इसके क्या है कि इसिनोफिल्स जो होते हैं ना, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे बायलॉग्ड होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी मुश्किल होती है न्यूट्रोफिल से, लेकिन फिर ये याद रखिए इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स के अलावा इसमें इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि ऐसे ब्राइट रेड सा या ऑरेंज सा कलर एग्जिबिट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसिनोफिलिक, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म पूरा ऐसे ऑरेंज रेड डॉटेड डॉटेड नज़र आता होता है। अच्छा, इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो अच्छा उसके बाद इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो ओवल इन शेप होते हैं और उनमें क्या होता है कि क्रिस्टल लाइक कोर होता है अंदर। फिर बताते हैं कि स्टडीज़ बताती हैं कि ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, इसमें 4 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि अगर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है जैसे इन हेलमिंथिस वॉर्म्स वगैरह, तो क्या होता है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना इस वर्म को किल करने में हेल्प करते हैं। वो 4 प्रोटीन्स जो इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो हैं मेजर बेसिक प्रोटीन MBP, इसिनोफिलिक कैटायोनिक प्रोटीन ECP, इसिनोफिल डिराइव न्यूरोटॉक्सिन EDN एंड इसिनोफिल पेरोक्सिडेज EPO। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है कि इसिनोफिल्स जो होते हैं वो सेवरल एंजाइम्स भी सिक्रीट करते होते हैं जैसे कि हिस्टामिनेज एंड एराइल सल्फेटेज, और साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन हो गए एंड लिपिड मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। क्या होता है कि जब ये किस चीज़ में काम करते हैं, अगर कोई एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रेगुलर मॉड्यूलेट करना हो तो उसमें ये हेल्प करते होते हैं। अच्छा, इसिनोफिल की जो एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड। अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है किसी क्या कहते हैं उसके दौरान, एलर्जी के दौरान, तो उसको फिर ये फेगोसाइटोस कहता है। और जो मास्ट सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से फिर इसिनोफिल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज को छोड़कर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। इसिनोफिल्स के 3 मेजर काम बताए गए हैं। एक है कि अगेंस्ट मल्टीसेलुलर पैरासाइट काम करता है, वही जो 4 प्रोटीन्स थे। फिर ये बताया कि एलर्जी को मॉड्यूलेट और कंट्रोल करता होता है क्योंकि इसमें जो होते हैं जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो उसके लिए इसके पास हिस्टामिनेज एंजाइम होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है। हिस्टामिन क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है बाय द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये हिस्टामिनेज तो हिस्टामिन को वो करता है, उसके इनएक्टिव कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है। और इसिनोफिल का ये भी काम है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को फेगोसाइटोस करे जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान बनते हैं। और जब वर्म इन्फेस्टेशन होती है तो इसिनोफिल्स का जो काउंट होता है वो मोर देन यूजुअल हो जाता है और इस कंडीशन को इसिनोफिलिया कहा जाता है। फिर इसी पेज पे बेसोफिल्स का टॉपिक दिया हुआ है कि जो बेसोफिल्स होते हैं वो लीस्ट अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द लीस्ट इन WBCs। कितना 0.5 to 1% ऑफ टोटल। इनका डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है और इनके साइटोप्लाज्म की ये ख़ास बात है ना कि इसके जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ऐसे ब्लू कलर के से होते हैं, तो पूरा साइटोप्लाज्म उन्हीं ने कवर किया होता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है नेक्स्ट पेज पे बताया गया है। उस ग्रेन्यूल्स में होते हैं हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है, हेपेरिन सल्फेट होता है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13 और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह होते हैं। और इनमें कीमोटैक्टिक फैक्टर भी प्रेजेंट होता है इसिनोफिल को जो स्टिमुलेट करता है उसका कि मतलब कैपिलरी से निकले। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, फॉस्फोलाइपेज भी होता है। और जो स्ट्रॉन्ग जो कलर आता है मैंने बताया, इन्होंने भी बताया कि द स्ट्रॉन्ग बेसोफिलिया ऑफ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेटेड ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन हेपेरिन एंड हेपेरिन सल्फेट। बेसोफिल का फंक्शन तकरीबन मास्ट सेल्स की तरह होता है क्योंकि ये दोनों जो होते हैं हिस्टामिन रिलीज़ करते होते हैं, वो जो इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है वो भी इनमें प्रेजेंट होता है इनके ग्रेन्यूल्स में। तो कह रहे हैं कि जो बेसोफिल्स का जो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें एक स्पेसिफिक FC रिसेप्टर होता है और वो IgE एंटीबॉडीज़ को एफिनिटी होती है उसकी। तो क्या होता है कि जब एंटीबॉडी बाइंड करती है FC रिसेप्टर के साथ तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स थे जो उसमें इतने ज़्यादा सब्सटेंसेस थे तो वो फिर रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और फिर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है।
और उसके बाद फिर वो है इसिनोफिल्स आते होते हैं। और मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है ना, मतलब ये एक तरह का है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में और फिर इनके ओरिजिन में जो होता है वो डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में शो किए गए कि वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। पहले देखिए, ये लिम्फोसाइट है ना। लिम्फोसाइट जो होता है तकरीबन पूरा न्यूक्लियस ने कवर किया होता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की रिम रह जाती है। ये एरिथ्रोसाइट है, सरफेस व्यू दिया हुआ है, और ये साइड वाइज पेरिफेरीज इसकी वो होती है, ब्रॉड होती है, और सेंटर इसका थिन होता है। फिर ये दिए हैं न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स के मल्टी लोब न्यूक्लियस भी शो किया गया है, और यहाँ पे एक पे बार बॉडी भी शो की है जो ड्रम स्टिक से निकली हुई है। इसिनोफिल्स का मैंने बताया था ऑरेंज रेड स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। बेसोफिल के जो होते हैं ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि भी ब्लू कलर जो होता है सल्फेटेड ग्लाइकोसामिक ग्लाइकेन हेपेरिन एंड हेपेरिन सल्फेट की वजह से आता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते होते हैं, और ये मोनोसाइट है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, पिछले पेज पे भी ये बताया गया था, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और इसिनोफिल, इनके न्यूक्लियस में अक्सर लोग कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन फिर साइटोप्लाज्म देखे तो इसमें ऐसे ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स हैं। मोनोसाइट जो है उसके देख लें, और ये लिम्फोसाइट ऐसे थिन सा साइटोप्लाज्म कर रहे हैं। ये प्लेटलेट्स हैं, फ्रेगमेंट्स, और ये बेसोफिल्स हैं, सारे बेसोफिलिया इस पे ग्रेन्यूल्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, और ये माइटोटिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स ही होते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की फिर फर्दर 2 टाइप्स से 3 टाइप्स बताई गई हैं, आगे एक्सप्लेन 3 टाइप्स किए गए हैं। एक लिम्फोसाइट होता है, एक मोनोसाइट और फिर नेचुरल किलर सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। ये जो होते हैं ये मतलब ट्रैवल, ये लिम्फ का भी मेजर कंपोनेंट है, सो इसलिए इनका लिम्फोसाइट्स भी नाम है। और ये जो होते हैं लिम्फ और ब्लड के अलावा ये कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। इनकी जो ये WBCs का 20 to 40% बनाते हैं, लेकिन बच्चों में ये 30 to 70% बनाते हैं, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। और इसके अलावा ये जो आगे का चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।